Now we are going to start today with change in quantity demanded and change in demand, or movement along a demand curve and shift in demand curve. तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी, that this both the things are common. मतलब ये और तक जो भी है, ये change in quantity demanded and change in demand is a topic, movement along a demand curve and shift in demand curve is a topic, and they both आर एग्जैक्टली द सेम थिंग. मतलब अगर आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो भी वही आंसर है, और इसका क्वेश्चन आएगा तो भी वही आंसर है, इसीलिए और करके हमने दोनों को सिग्निफाई किया है. ठीक है एवरीवन. तो चलो अब हम पहले एक दो सवाल कर लेते हैं आप लोगों से, ताकि आगे बढ़ने से पहले क्लियर हो कि आपको क्या समझ आ रहा है, आज का टॉपिक क्या है ये बेसिकली. तो एनीवन प्लीज unmute yourself and say me what I mean to say by change in quantity demand and change in demand. दोनों में क्या फर्क है बेसिकली, आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या फर्क हो सकता है दोनों में. Anyone please raise your hand and go for it. Sir, change in quantity demand when जब डिमांड तब बदले जब उसकी खुद की प्राइस चेंज होती हो, जैसे कि अगर कोई समझ लो एक्स कमोडिटी. And change in demand when there is change in other factors such as substitute goods. समझ लो कोई Y फैक्टर है, वो महंगा हो गया, तो जो X कमोडिटी है वो ज्यादा डिमांड में आ जाएगी. That is change in demand and change in quantity demand जब उसकी when it's about उस own change in own prices, जब उसकी खुद की प्राइस समझ लो कम हो गई हो, ज्यादा हो गई हो, तब उसकी डिमांड बढ़ गई हो किसी भी रीजन के प्राइसेस के थ्रू सिर्फ, तब वो होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ओके, वेरी गुड अंजलि, यू आर राइट, परफेक्टली राइट, एकदम सही आंसर था. तो हमारे को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब होगा जब जिस प्रोडक्ट का हम बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एक्स, तो अगर एक्स का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स और राइजेस, सपोज करो यहाँ पे प्राइस है और वो प्राइस या तो फॉल करे या राइज करे, उसकी वजह से जो उसके डिमांड में फर्क आता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. या फिर जब आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हो, व्हेन इट इज only and only related to the price of the exact commodity of which we are talking about. In our case we are talking about commodity price of the commodity X. तो जब हम X की बात करते हैं और उसके प्राइस में फॉल डाउनफॉल आए या उसका प्राइस इंक्रीज हो उस कमोडिटी का, तब जो डिमांड में चेंज आते हैं उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, और अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस में क्या आ सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस में और क्या क्या आ सकता है. तो जो भी हमने आपसे कल बात करी थी, प्राइस के अलावा जो भी दूसरे रीजंस होते हैं, जो भी दूसरी चीजें आती है, अगर उसकी वजह से डिमांड में राइज या फॉल होता है, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो अगर आप इसको मान लो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, तो आपको यहाँ से एकदम बात समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मींस व्हाट, कि प्राइस ऑफ एक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, उसका राइज या फॉल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या चीज की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, सपोज करो ये अगर ग्राफ है और ये प्राइस ऑफ एक्स है एंड ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इस ग्राफ के कोई भी सर्टेन पॉइंट की ऐसे करके. तो यहाँ पर जो भी डाउनफॉल, या आप ये एक पॉइंट हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट हो सकता है, ये चौथा पॉइंट हो सकता है. तो प्राइस जैसे जैसे फॉल करेगा, क्वांटिटी डिमांड ऊपर जाता जाएगा, प्राइस जैसे जैसे राइज करेगा, क्वांटिटी डिमांड नीचे आता जाएगा. तो जो प्राइस ऑफ एक्स है उसकी वजह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अगर हम चेंज इन डिमांड की बात करें, तो क्या होगा, जो ऑल्टरनेटिव चीजें जो इफेक्ट कर रही है, चाहे तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस, चाहे तो आपके ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, चाहे तो आपके जो अचानक से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए लोगों के उसकी वजह से, तो ये जो चीजें इफेक्ट करती है, या इनकम के अंदर जो चेंज आ गया उसकी वजह से, अगर आपका ये सब चीजें चेंज कर रही है आपके डिमांड को, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो ये है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस ऑफ एक्स चाहे कहीं पे भी हो, प्राइस ऑफ एक्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा,
तो आपका क्या होगा, शिफ्ट कैसे आएगा, प्राइस ऑफ एक्स सेम है, आपका शिफ्ट ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर उसका डिमांड बढ़ा है बिकॉज ऑफ सम अदर चेंजेस, तो इंक्रीज इन डिमांड, तो आपका जो मैप है, डिमांड मैप है, वो उसमें एक और आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और अगर डिमांड घटा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम और मेनी अदर रीजन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो चीजें हम करते हैं, दैट इज व्हाट इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसको अब हम लोग प्रॉपरली एक बार ग्राफ के थ्रू करके देखते हैं, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप ग्राफ प्रॉपरली उसको बनाओ एंड उसको स्टडी करो। यू डू ऑल द थिंग्स प्रॉपरली रिलेटेड टू द ग्राफ। ओके एवरीवन, आई बिलीव ये पूरा क्लियर हो गया कि जो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के थ्रू। तो चलो हम लोग ये ग्राफ बना के देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर क्या बनाएंगे, पहले हमें दो स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे। एज वी हैव सेड, हर चीज को प्रूव करने के लिए या दिखाने के लिए इकोनॉमिक्स में हमें स्केड्यूल बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम स्केड्यूल बना लेते हैं एक प्राइस ऑफ एक्स का, एक्स कमोडिटी का, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ऑफ कमोडिटी एक्स। सपोज प्राइस ऑफ एक्स वाज 10 रुपीज, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वाज अराउंड से सपोज 20, ठीक है। जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल डाउन किया, इट बिकेम 8 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड रोज टू 25, ओके। प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस टू 12, क्वांटिटी डिमांडेड कम्स डाउन टू 15, ठीक है। अब इसका एक प्रॉपर ग्राफ बनाना है हमें, जो ऑन दी सेम लाइन होगा, मतलब इसी लाइन के ऊपर होगा, जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहां पर आ गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यहां पर आ गया पी एक्स इन रुपीज, ठीक है। अब आगे आप देख लो, आप 5 का अगर बनाते हो तो आराम से आपका काम आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, ओके। 25 के ऊपर है नहीं तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको जाना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। 12 के ऊपर है नहीं, लेकिन मैं 14 मार्क कर देता हूं। अब आपका जब हमने क्या यहाँ पे स्केड्यूल दिया हुआ है, जब 10 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वाज 20, तो ये यहां पर ग्राफ आएगा आपके इधर, हो गया एक। जब 8 रुपीज हो गया तो उसका डिमांड बढ़ के 25 हो गया, ये आ गया यहां पे। जब 12 रुपीज था तो उसका डिमांड घट के 15 हो गया। तो आपका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, इसी ग्राफ के डिफरेंट पोजीशंस पे, एक आपका ये पोजीशन हो गया, एक आपका ये पोजीशन हो गया, एक आपका ये पोजीशन हो गया, इसी के डिफरेंट पोजीशंस पे आपको पता चल रहा है कि कितने रुपए में कितना डिमांड हो रहा है उस प्रोडक्ट का। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, और इसके अंदर मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द कर्व ओनली। जो कर्व आपने ऑलरेडी एक डिमांड कर्व बनाया है उसी पर मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चलो पहला ये हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा देखें, द नेक्स्ट थिंग इफ यू वांट टू सी इज कि आपका प्राइस कांस्टेंट है, आपका प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया तीनों टाइम पे प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज चेंजिंग। तो ये कितने रीजन से हो सकता है, मेरे को आप में से कौन बताएगा ये कौन कौन से रीजन से हो सकता है कि प्राइस कांस्टेंट है बट द डिमांड ऑफ एक्स इज मूविंग अप एंड डाउन। ये कब कब हो सकता है, मेरे को कौन बताएगा? चलो, एनीवन प्लीज से इट टू मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन मी। ये कब हो सकता है जब प्राइस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट बट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज राइजिंग और डिक्रीजिंग? ये कब हो सकता है? यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड कह सकते हो, आप चेंज इन डिमांड कह सकते हो इसको, ठीक है। चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स इज चेंजिंग।
तो ये कब हो सकता है, इसके पॉइंट्स मेरे को बताओ। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, मैंने बता दिए थे लास्ट 2 क्लासेस के अंदर, तो अभी मेरे को कोई भी अनम्यूट करके बताओ अपनी योर आंसर। सब्स्टिट्यूशन गुड्स। क्या सब्स्टिट्यूशन गुड्स में क्या होगा, तो क्या होगा मेरे को पूरा एक्सप्लेन करो ना। तो व्हेन समझ लो ये जिसका अपन ग्राफ बना रहे हैं वो गुड एक्स है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई है, तो जब समझ लो गुड वाई की जब अगर रेट इंक्रीज हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो ये मतलब नेचुरली इसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। गलत, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, गलत, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वाई और उसकी प्राइस ज्यादा हो गई, तो चाहे एक्स की प्राइस सेम रहे पर इसको कम खरीदा जाएगा, इसका डिमांड गिर जाएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड होगा, सॉरी। हाँ, ये छोटे से वर्ड जो है ना आपके पूरे आंसर को गलत कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सब्स्टिट्यूशन गुड होगा, की बात कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हूँ। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट गुड में अगर वाई की प्राइस बढ़ती है तो एक्स का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, और वाई की प्राइस घटती है तो एक्स का डिमांड अपने आप घट जाएगा। एम आई राइट? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम चेंज इन डिमांड करते हैं। चलो ये एक पॉइंट हुआ, अब आप अपने आप को म्यूट करो। हाँ, उशान खत्री, दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? एक पॉइंट तो आपने बता दिया, और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? दिस इज ओनली 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, और अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। यस उशान, गो फॉर इट। सर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अगर उसकी इनकम में राइज हुआ तो उसकी एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी इनकम में अगर फॉल हुआ तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। और ये किस केस में होता है? हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सारे प्लीज याद रखना, हमने कल आपको वो एक और चीज पढ़ाई थी जहाँ पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आता है, वहां पर ये सारी चीजें काम नहीं करती। हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस को हटा के, इसलिए मैंने पहले एक्सेप्शन हटा दिया था, आपको समझा दिया था कि कहाँ ये काम नहीं करता। ओके, वेरी गुड, 2 पॉइंट हो गए। और पॉइंट्स हैं इसके अभी तक, और कौन बताएगा? देवांशी, गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई। देवांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है ये? अच्छा, मनीष खत्री, गो फॉर इट, बोलो। सर मनीष। हाँ, सर जब है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो। बेटा ये तो बता दिया उन्होंने, अंजलि ने बता दिया। दूसरा कोई पॉइंट? अभी तक 2 पॉइंट हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर 2 मिनट सर सोचने दो। आराम से सोचो, आराम से सोच के बताओ मेरे को, आई एम वेटिंग। यस उशान, गो फॉर इट। आपने अनम्यूट किया अपने आप को। अच्छा उशान रुको, आपने एक जवाब दे दिया, वाहिनी से पूछता हूँ। वाही, गो फॉर इट। सर जब टेस्ट चेंज हो जाएगा कमोडिटी के लिए। अच्छा, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर अगर कमोडिटी के लिए चेंज होता है तो क्या होगा? डिमांड भी घट जाएगा या बढ़ जाएगा। वेरी गुड भाई, वेल डन। एक और पॉइंट क्लियर हो गया। एक और पॉइंट अभी मेरे को चाहिए, कौन बताएगा फटाफट? देयर इज 1 मोर पॉइंट लेफ्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट पॉइंट है बस। सर हाँ बोलो। सर जो रॉ मटेरियल है ना सर, वो इंक्रीज होएगा नियर फ्यूचर में, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जगह हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट का। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि या तो उसका प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, या उसका अवेलेबिलिटी घट जाए या बढ़ जाए। क्यों रॉ मटेरियल क्यों नहीं करेंगे वो भी बता देता हूँ मनीष। बिकॉज रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, तो वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, वो कंज्यूमर के डिमांड का डिपार्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, वो यहाँ पर नहीं आएगा। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आएगा कि जब वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस या तो गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे या जो भी है, अगर वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है तो भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तभी ये केस सिनेरियो होता है। तो ये 4 रीजंस हैं जब ये केस सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस ऑफ एक्स इज सेम, प्राइस ऑफ एक्स इज सेम, कांस्टेंट है, लेकिन उसके डिमांड घट या बढ़ रहे हैं। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? अब इसका ग्राफ हम लोग क्या इस तरह बना सकते हैं? सपोज करो यहाँ पे ओ कर दिया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है और यहाँ पे पीएक्स इन रुपीज है, ठीक है? अब आपका यहाँ पे हर जगह 10 रुपीज है, तो हम यहाँ पे सपोज करो लास्ट टाइम के जैसे कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, पर हमारे पास सिर्फ 10 ही है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? 5, 10, 15, 20, 25। अब 10 रुपीज में ही आपके 25 आ रहा है,
ठीक है, 10 रुपीज में ही आपके 20 आ रहा है यहाँ पर, और 10 रुपीज में ही आपके 15 आ रहा है। तो क्या हम ये लाइन बना सकते हैं डिमांड कर्व के लिए? कोई बताओ मुझे, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? डिमांड कर्व के लिए क्या कभी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। डिमांड कर्व के लिए क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है? नो वन इज आंसरिंग मी। क्यों नहीं हो सकती? अब आप इसको ऐसे करके प्रेजेंट कर दो। सपोज करो यू प्रेजेंट लाइक दिस, ये अगर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये 3 डिमांड कर्व हो गए, ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है। अगर आपका प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस रेशियो निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, आपका सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स आपका डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है। डिमांड चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है? व्हेन इट इज चेंजिंग ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एक्चुअल कमोडिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं तो चेंज इन डिमांड होता है। तो चेंज इन डिमांड हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स चेंजिंग, तो इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा बनेगा 1 2 3, ये चेंज इन डिमांड शोकेस करता है। एम आई राइट? इसी ग्राफ को आप जब बना रहे होगे तो ऐसे दिखाई देगा, अगर आप प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ करो तो ये यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर ये ग्राफ आ जाएगा, ये 15 15 20 25 है, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे आ जाएगा, ये 15 20 25 ये आ गया आपके अलग अलग पॉइंट पे। अब ये ग्राफ के अंदर आपके ये शोकेस करेगा कि अगर आपका प्राइस चेंज होता है तो कभी हो सकता है कि इसका डिमांड गिरे, लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स है। ये देखो ये रहा। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन डिमांड का ग्राफ बन रहा है। आप अगर अपने पास आपके पास बुक है तो आप खोल के देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही दिखाया हुआ होगा। ठीक है, ये शिफ्ट इन डिमांड माना जाता है। ठीक है, ये गया 2 लाइन, ये गई 3 लाइन, और यहाँ पे ये सेम लाइन रहेगी। अब ये क्या है? ये है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, सेम टू सेम यहाँ पे राइज हुआ। ये फॉल इन डिमांड है, राइज इन डिमांड है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स प्लेइंग इट पार्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस व्हिच इज हैपनिंग। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं। ठीक है, वो मैं आपको भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहला वर्ड जो आपको याद रखना है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, क्योंकि वो एक ही ग्राफ के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इस वर्ड को याद रखो, इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज in quantity demanded is called extension, extension, extension of demand। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और यही चीज अगर यहां पर हम डिक्रीज का कर दें, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऐसे ही जब आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, चेंज इन डिमांड कर्व, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर सपोज करो इन दोनों के डिफरेंसेस आए कि आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व? तो आपको ये यूज करना पड़ेगा
that increase in quantity demanded is called extension of demand and decrease in quantity demanded is called contraction of demand, and shift in demand curve is called increase or decrease in demand. ओके तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ऑलराइट एवरीवन, आई बिलीव यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन इफ इट इज क्लियर, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी. हाँ बोलो अंजलि. The question is, I am repeating the question. Answer in one sentence the assumptions on which a demand curve is constructed. So this is Vahini. हाँ Vahi, go for it. So when all the other determinants is constant except the price of commodity. Okay, fine, very good. When all the other determinants are constant except the price of the commodity, तब demand curve को हम construct करते हैं, तभी बना सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बना सकते. Okay, very good. That's what law of demand also says us. Okay. दूसरा question. Give one reason why more of a commodity is demanded when even own price of the commodity happens to rise. Support your answer with an example. मैं कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूँ. Give one reason, एक रीजन बताओ that a commodity is demanded more even when own price of the commodity, मतलब तब भी डिमांड ज्यादा हो रहा है जब उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है. तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है वो आपको बताना है. हाँ बताओ उशान. Sir, when the quality of the product increases. When the quality of the product increases, in that case it happens. Okay, very good. अभी अगर हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो को उठाएं जो अभी चल रहा है, उसके केस में जाके अगर इसका आंसर दे तो क्या हो सकता है, कोई मेरे को बताओ. अभी जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत सारी जगह कर्फ्यू, लॉकडाउन ये सब लगा हुआ था, हम उतना बाहर नहीं जा पा रहे, प्रोडक्ट इतना अवेलेबल नहीं हो रहा, बाहर से आ नहीं रहा, सप्लाई नहीं हो रहा. तो इस केस सिनेरियो में इसका आंसर क्या हो सकता है कि when the price of the commodity is rising, still the quantity demanded of that commodity is rising, या demand of that commodity is rising. When it can happen? आप अभी के सिनेरियो को अपने पॉइंट में रखो और फिर आंसर करो. So maybe yes Anjali, commodity is very important. where maybe commodity Is important. is a necessary item. Okay. हाँ, is a necessary item. is a necessary item. तो उसका और कर्फ्यू का क्या संपर्क हुआ, या उसका और लॉकडाउन का क्या संपर्क हुआ, ये बताओ, ये समझाओ. What is the similarity? Why it is like this? So because क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सामान कम से कम आ रहा है मार्केट में, तो फिर लोग यही सोच रहे हैं कि अगर खत्म हो गया तो फिर बाद में मिलेगा नहीं. अभी जितना आ रहा है लोग स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी गुड. So दिस इज maybe- व्हाट हैपेंड. नाउ सी, आपको इकोनॉमिक्स कितना अच्छे से समझ आने लगे. अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि मास्क के प्राइस, हैंड सैनिटाइजर के प्राइस अचानक से जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो क्या स्टीप प्राइस लिया था उसने. 20 रुपए में जो आप सैनिटाइजर खरीद रहे थे वो अगर 40 रुपए में भी मिल रहा था तो लोग खरीदने के लिए रेडी थे. राइट. तो लोग आगे कहते थे कैसे लोग है, क्या है क्या नहीं है. भाई इकोनॉमिक्स है, बहुत सिंपल है. इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स कहता है, सीधी सी बात है कि ये एक नेसेसरी आइटम बन गया अचानक से. मार्केट में कभी लोगों ने इतना बनाया ही नहीं था, मैन्युफैक्चर किया ही नहीं था, लोगों ने खरीदा ही नहीं था, मार्केट में था ही नहीं. अचानक से उसका डिमांड इतना बढ़ गया. तो क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई बहुत कम है, तो हम इसका प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि लोग जो आके कम खरीदे. तो उस समय क्योंकि उसका डिमांड अचानक से बढ़ा और सप्लाई नहीं थी तो लोगों ने प्राइस बढ़ा दी उसकी. 20 रुपए का सामान 40 रुपए में बेच रहे हैं, बिक रहा था. Why? Because people expected because of the lockdown ये आइटम मार्केट में आएंगे नहीं. लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका ऑपोजिट. आफ्टर 10 डेज उस मार्केट के, उस चीज के, सैनिटाइजर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो गए. राउंड अबाउट लोगों ने घरों में बनाना स्टार्ट कर दिया. तो व्हाट हैपेंड, लोगों को ये दिखाई दिया कि बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स है, 5 रुपए की चीज बननी है और 20 रुपए में बिकनी है, कम से कम 40 रुपए नहीं भी माने तो हम, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है कैसे बनता है, बना के बेच देते हैं. तो ये काम हुआ उस समय. तो ये प्योर इकोनॉमिक्स था rather than anything else. तो अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, why I have explained you this thing is
यहाँ से हमें समझ आता है कि इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हो तो जिस चीज का जवाब लोग इस तरह देते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तो समझ ही नहीं आ रहा, आप उसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में दे सकते हो और समझा सकते हो, देखो इसके पीछे ये रीजन है। आपके पास एक रीजन होगा, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग होगी, इलॉजिकल थिंकिंग पे आप काम नहीं करोगे, बस आपने कह दिया और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। तो लॉजिकल थिंकिंग सेज कि ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो ऐसे हो गए कि शायद ये मार्केट में अवेलेबल होगा नहीं, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, मार्केट में ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज एवरी ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग इट। जैसे एक और एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा तो कई सारे जगह पर जहां पर पहले वेजिटेबल्स बिकते नहीं थे, सब्जियां बिकती नहीं थी, वहां सब्जियां बिकनी स्टार्ट होगी, वहां सब्जियां बिकनी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई और काम नहीं था, लोग कोई और काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा मेरे पास एक जगह है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, मैं सब्जियां ही बेचनी स्टार्ट कर देता हूँ, सब्जियां खरीदता हूँ मार्केट से जाके, जो आती है उसको बेच देता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है और कोई काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, रेस्टोरेंट में मेरे लोग आएंगे नहीं, कुछ तो इनकम होगी, राइट। सो दिस इज हाउ पीपल चेंज एंड दिस इज हाउ वी शुड ऑल्सो थिंक इन आवर लाइफ कि अगर ये नहीं है, क्योंकि ये अवेलेबल हो ही नहीं सकता, तो दूसरी क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, चलो उस पर काम करते हैं, रादर देन स्टिकिंग टू समथिंग जो कि अवेलेबल हो ही नहीं सकता। देयर आर टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस फेज, जहां पर आपने कुछ सोचा और होगा कुछ, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो मैंने कुछ सोचा था वो नहीं मिला तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, परेशान हो जाऊं, ना काम ना करूं, पर उस समय अगर आपको इकोनॉमिक्स याद आ जाएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये नहीं हुआ, ये हो रहा है, यहाँ पे शायद मेरे को बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा मिलने की भी चांसेस है अगर मैं इस पर प्रॉपरली वर्क करना काम करूं तो। दिस इज व्हाट वी से इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमेशा साइकोलॉजी और मार्केट को लेके चलती है, तो मार्केट ऐसे ही काम करता है कि हर ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी है, अब ये आप पर है आप उसको कैसे लेते हो। ओके, तो हमने यहां तक कर लिया। इसके अंदर आपके मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के डिफरेंसेस आएंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड के डिफरेंसेस आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के भी डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है एवरीवन, ये सारी चीजें जो है, जो डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पीपीटी फॉर्म में या फिर पीडीएफ फॉर्म में स्लोली बट ग्रेजुअली सेंड कर दूंगा। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर आपका जो आगे का काम है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप किताब खोलोगे अपनी जो कि है आपके टी.आर. जैन और वी.के. ओरी की, या फिर एनसीईआरटी की भी बुक खोलोगे, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी, जैसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है वो मैंने आपको समझा दिया है, उसका रिटर्न फॉर्म आपको भेजना है जो मैं भेज दूंगा। या फिर डिक्रीज फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस चेंज होता है तो डिक्रीज कैसे होता है कमोडिटी का डिमांड, डिमांड जो है वो डिक्रीज कैसे होता है या इंक्रीज कैसे होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको समझा दिया गया है सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं अभी किताब को देख के आपको बता रहा हूँ कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया ना इस चैप्टर से। ओके, तो हम लोग वो रिव्यू कर रहे हैं अभी। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, आपको पता चल गया है कि नॉर्मल गुड्स के समय में क्या रिलेशन होता है और डिमांड कर्व के अंदर इंफीरियर गुड के समय में क्या रिलेशन होता है। चलो ये मैंने बताया था, तो मेरे को कौन बताएगा कि रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड के टाइम में नॉर्मल गुड्स अगर हो तो क्या रिलेशन है, और अगर इंफीरियर गुड है तो क्या रिलेशन है। आई विल आस्क दिस टू से फॉर इंस्टेंस देवांशी, देवांशी गो फॉर इट। आपने नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में क्या डिफरेंस है अगर इनकम चेंज होता है तो। सपोज करो इनकम राइज हुआ है तो नॉर्मल गुड के साथ क्या होगा और इंफीरियर गुड के साथ क्या होगा। देवांशी गो फॉर इट। देवांशी प्लीज गो फॉर इट, अनम्यूट योरसेल्फ। सर जब नॉर्मल गुड्स में अगर हमारी इनकम में इंक्रीज होगा तो हम मतलब हम उससे ज्यादा, वो जो नॉर्मल गुड है वो ज्यादा परचेज होगा। ठीक है, और इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा। और सर इंफीरियर गुड के केस में हम उसे कम हम इंफीरियर गुड को कम परचेज करेंगे अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ तो। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर इंक्रीज इन इनकम होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल गुड के लिए,
इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू राइज इन डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड, ओके। लेकिन इंफीरियर गुड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज इन इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू inferior goods, that means decrease in demand of inferior good, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, आपको ये रिलेशन भी आएगा इसी चैप्टर के अंदर, ये हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड कमोडिटी के अंदर, ये भी हमें पता है कि अगर टेस्ट बदलती है, इंडिविजुअल लाइक्स या डिसलाइक्स बदलते हैं, तो उसके बेस पर हम लोग मोर या लेस डिमांड करते हैं। ट्रेंड और फैशन के अकॉर्डिंग भी हम जाते हैं कि अगर किसी चीज का ट्रेंड अचानक से आता है तो हम वो चीजें ज्यादा डिमांड करते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। प्राइस और डिमांड एक दूसरे को बढ़ाता घटाता रहता है, इसी को हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और अगर उसका ट्रेंड चला जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है और वो मार्केट से या तो आउट हो जाएगा या फिर उसका डिमांड उतना नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसका प्राइस भी एकदम नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका पूरा चैप्टर डिमांड का। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके आपको क्या बोलते हैं पीपीटी मैं ट्राई करूंगा कि आपको भेज दूं जितने जल्दी हो सके, मेरे को 1-2 दिन का टाइम देना। इसके बाद का चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, आई एम सॉरी, अभी तक एक और चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम वो कर लेंगे तो आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ जो एनसीईआरटी का किताब है वो कंप्लीट होगा। दैट मीन्स आप सोचो एनसीईआरटी की किताब में दूसरे चैप्टर में कितनी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे। 10 पेजेस का चैप्टर है। आई विल ट्राई कि इस वीक में आपके ये दोनों तीनों चीजें, ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर जो है इस बुक का कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग अगला बुक जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है वो भी उठाएं नेक्स्ट वीक से, ठीक है। ताकि 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। 2 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज इक्वल टू 6 चैप्टर्स ऑफ टीआर जैन एंड वीके ओरी बुक, ठीक है, क्योंकि उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। आपको देखो कितना डिटेलिंग मिल गया इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में आते आते, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, उसका पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है, आपको पीपीटीज एंड पीडीएफ जो भी मैं बना के जितनी जल्दी भेज पाऊंगा आज कल में, वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको भेज दूं। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन, एंड जय श्री कृष्ण।